नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं लेखिका सुधा गुप्ता द्वारा लिखी हुई कहानी एक रिक्त कोना। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कितने अकेलेपन में जी रहा था सुशांत। माँ के लिए बरसों से उसका नन्हा मन तड़पा था। वही तड़प, वही दर्द, वही जमे आंसू आज सुबह के प्यार की हल्की सी आंच से पिघलकर आंखों से बाहर बह निकले। क्या सुबह सुशांत के मन का रिक्त कोना भर सकी? सुशांत मेरे सामने बैठे अपना अतीत बयान कर रहे थे। जीवन में कुछ भी तो चाहने से नहीं होता है। इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ और है। बचपन से लेकर जवानी तक मैं यही सोचता रहा, आज ठीक होगा, कल ठीक होगा, मगर कुछ भी ठीक नहीं हुआ। किसी ने मेरी नहीं सुनी। सभी अपने अपने रास्ते चले गए। माँ अपने रास्ते, पिता अपने रास्ते, भाई अपने रास्ते, और मैं खड़ा हूँ यहाँ अकेला, सबके रास्तों पर नज़र गड़ाए। कोई पीछे मुड़कर देखता ही नहीं। मैं क्या करूं? वास्तव में कल उनका कहाँ था? कल तो उनके पिता का था, उनकी माँ का था। वैसे कल उसके पिता का भी कहाँ था? कल तो था उसकी दादी का। विधवा दादी की माँ से कभी नहीं बनी और पिता ने माँ को तलाक दे दिया। जिस दादी ने अकेले रह जाने पर पिता को पाला था, क्या बुढ़ापे में माँ से हाथ छुड़ा लेते? आज उनका घर शमशान हो गया। घर में सिर्फ रात गुजारने आते हैं वह और उनके पिता, बस। मेरा तो घर जाने का मन ही नहीं होता। कोई बोलने वाला नहीं। पानी पीना चाहो तो खुद पियो, चाय को जी चाहे तो रसोई में जाकर खुद बना लो। साथ कुछ खाना चाहो तो बिस्किट का पैकेट, नमकीन का पैकेट, कोई चिप्स, कोई दाल भुजिया खा लो। मेरे दोस्तों के घर जाओ तो सामने उनकी माँ हाथ में गर्मा गर्म चाय के साथ खाने को कुछ न कुछ जरूर लेकर आती हैं। किसी की माँ को देखता हूँ तो गलती से अपनी माँ की याद आने लगती है। गलती से क्यों? माँ को याद करना क्या गलत है? गलत ही होगा। ठीक होता तो हम दोनों भाई कभी तो पापा से पूछते कि हमारी माँ कहाँ है। मुझे तो माँ की सूरत भी ठीक से याद नहीं है। कैसी थी वह, कैसी सूरत थी? मन का कोना सदा से रिक्त है। क्या मुझे यह जानने का अधिकार नहीं कि मेरी माँ कैसी थी, जिनके शरीर का मैं एक हिस्सा हूँ? कितनी मजबूर हो गई होंगी माँ जब उन्होंने घर छोड़ा होगा। दादी और पापा ने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा होगा उनके लिए, वरना दो दो बेटों को यूं छोड़कर कभी नहीं जाती हैं। आपकी भाभी भी तो हैं, उन्होंने घर क्यों छोड़ दिया? वह भी साथ नहीं रहना चाहती थी। उनका दम घुटता था हमारे साथ। वह आज़ाद रहना चाहती थी, इसलिए शादी के कुछ समय बाद ही अलग हो गई। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मेरा घर ही शापित है। शायद मेरी माँ ने ही जाते जाते श्राप दिया होगा। नहीं, कोई माँ अपनी संतान को श्राप नहीं देती। आप कैसे कह सकती हैं? क्योंकि मेरे पेशे में मनुष्य की मानसिकता का गहन अध्ययन कराया जाता है। बेटा माँ का गला काट सकता है, लेकिन माँ मरती मर जाए बच्चे को कभी श्राप नहीं देती। यह अलग बात है कि बेटा बहुत बुरा हो तो कोई दुआ भी देने को उसके हाथ न उठे। मैं नहीं मानता। रोज अखबारों में आप पढ़ती नहीं कि आजकल माँ भी माँ कहाँ रह गई हैं? आप खूनी लोगों की बात छोड़ दीजिए ना। जो लोग अपराधी स्वभाव के होते हैं वे तो बस अपराधी होते हैं। वे ना माँ होते हैं ना पिता होते हैं। शराफत के दायरे से बाहर के लोग हमारे दायरे में नहीं आते। हमारा दायरा सामान्य है। हम आम लोग हैं। हमारी अपेक्षाएं, हमारी इच्छाएं साधारण हैं। बेहद गौर से वह मेरा चेहरा पढ़ते रहे। कुछ चुप सा गया। जब कुछ अच्छा समझाती हूँ तो कुछ रुक सा जाते हैं। उनके भाव, उनके चेहरे की रेखाएं फैलती सी लगती हैं, मानो कुछ ऐसा सुना जो सुनना चाहते थे। आंखों में आंसू आ रहे थे सुशांत की। मुझे यह सोचकर बहुत तकलीफ होती है कि मेरी माँ जिंदा है और मेरे पास नहीं है। वह अब किसी और की पत्नी है। मैं मिलना चाहकर भी उनसे नहीं मिल सकता। पापा से चोरी चोरी मैंने और भाई ने उन्हें तलाश किया था। हम दोनों माँ के घर तक भी पहुँच गए थे, लेकिन माँ होकर भी उन्होंने हमें लौटा दिया था। सामने पाकर भी उन्होंने हमें छुआ तक नहीं था। और आप कहती हैं कि माँ मरती मर जाए पर अपनी संतान को। अच्छा ही तो किया आपकी माँ ने। बेचारी अपने नए परिवार के सामने आपको गले लगा लेती तो क्या अपने परिवार के सामने एक प्रश्न चिन्ह न खड़ा कर देती? कौन जाने आपके पापा की तरह उन्होंने भी इस विषय को पूरी तरह भुला दिया हो। क्या आप चाहते हैं कि वह फिर एक बार से उजड़ जाए? सुशांत अवाक मेरा मुंह देखते रह गए। आप बचपना छोड़ दीजिए, जो छूट गया उसे जाने दीजिए। कम से कम आप तो अपनी माँ के साथ अन्याय न कीजिए। मेरी डांट सुनकर सुशांत की आंखों में उमड़ता नमकीन पानी वहीं रुक गया था। इंसान के जीवन में सदा वही नहीं होता जो होना चाहिए।
याद रखिए, जीवन में मात्र 10% ऐसा होता है जो संयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। बाकी 90% तो वही होता है जिसका निर्धारण व्यक्ति स्वयं करता है। अपना कल्याण या अपना सर्वनाश व्यक्ति अपने ही अच्छे या बुरे फैसले द्वारा करता है। आपकी माँ ने समझदारी की जो आपको पहचाना नहीं। उन्हें अपना घर बचाना चाहिए जो उनके पास है। आपको वह गले क्यों लगाती जबकि आप उनके पास हैं ही नहीं। देखिए, आप अपनी माँ का पीछा छोड़ दीजिए, यही मान लीजिए कि वह इस संसार में है ही नहीं। कैसे मान लूँ जब मैंने उनका दाह संस्कार किया ही नहीं। आपके पापा ने तो तलाक देकर रिश्ते का दाह संस्कार कर दिया था ना, फिर अब आप क्यों उस राख को चौराहे का मजाक बनाना चाहते हैं। आप समझते क्यों नहीं कि जो भी आप कर रहे हैं उससे किसी का भी भला होने वाला नहीं है। अपनी जबान की तलखी का अंदाज मुझे तब हुआ जब सुशांत बिना कुछ कहे उठकर चले गए। जाते जाते उन्होंने यह भी नहीं बताया कि अब कब मिलेंगे वह, शायद अब कभी नहीं मिलेंगे। सुशांत पर तरस आ रहा था मुझे, क्योंकि उनसे मेरे रिश्ते की बात चल रही थी। वह मुझसे मिलने मेरे क्लिनिक में आए थे। अखबार में ही उनका विज्ञापन पढ़ा था मेरे पिताजी ने। सुशांत कैसा लगा, मेरे पिता ने मुझसे पूछा। बिल्कुल वैसा ही जैसा एक टूटे परिवार का बच्चा होता है। पिताजी थोड़ी देर तक मेरा चेहरा पढ़ते रहे, फिर कहने लगे, सोच रहा हूँ कि बात आगे बढ़ाऊँ या नहीं। पिताजी मेरी सुरक्षा को लेकर परेशान थे, बिल्कुल वैसे जैसे उन्हें होना चाहिए था। सुशांत के पिता मेरे पिता को पसंद थे। संयोग से दोनों एक ही विभाग में कार्य करते थे। उसी नाते सुशांत एक दो बार मुझे मेरी क्लिनिक में ही मिलने चले आए थे और अपना रिक्त कोना दिखा बैठे थे। मैं सुशांत को मात्र एक मरीज मानकर भूल सी गई थी। उस दिन मरीज कम थे, सो घर जल्दी आ गई। फुर्सत थी और पिताजी भी आने वाले थे, इसलिए सोचा क्यों ना आज चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़ियाँ और सूजी का हलवा बना लूँ। 5 बजे बाहर का दरवाज़ा खुला और सामने सुशांत को पाकर मैं स्तब्ध रह गई। आज आप क्लिनिक से जल्दी आ गई। दरवाजे पर खड़े होकर सुशांत बोले, आपके पिताजी मेरे पिताजी के पास गए हैं और मैं उनकी इजाज़त से ही घर आया हूँ। कुछ बुरा तो नहीं किया? जी, मैं कुछ हैरान सी इतना ही कह पाई थी कि चेहरे पर नारी सुलभ संकोच तैराया था। अंदर आने के मेरे आग्रह पर सुशांत 2 कदम ही आगे बढ़े थे कि फिर कुछ सोचकर वहीं रुक गए जहाँ खड़े थे। आपके घर में घर जैसी खुशबू है, प्यारी प्यारी सी, मीठी मीठी सी, जो मेरे घर में कभी नहीं होती है। आप उस दिन मेरी बातें सुनकर नाराज हो गए होंगे, यही सोचकर मैंने भी फ़ोन नहीं किया। अपनी सफाई में मुझे कुछ तो कहना था ना। नहीं, नाराज़गी कैसी, आपने तो दिशा दी है मुझे, मेरी भटकन को एक ठहराव दिया है। आपने अच्छे से समझा दिया, वरना मैं तो बस भटकता ही रहता ना। चलिए छोड़िए उन बातों को, मैं सीधा ऑफिस से आ रहा हूँ। कुछ खाने को मिलेगा? पता नहीं क्यों मन भर आया मेरा। एक लंबा चौड़ा पुरुष जो हर महीने लगभग 30,000 रुपये कमाता है, जिसका अपना घर है, बेघर सा लगता है, मानो सदियों से लावारिस हो। पापा का और मेरा गर्मा गर्म नाश्ता मेज पर था। अपने दोस्तों के घर जाकर उनकी माँ के हाथों में छिपी ममता को तरसी आंखों से देखने वाला पुरुष मुझ में भी शायद वही सब तलाश रहा था। आइए बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। आप पहले हाथ मुंह धोना चाहेंगे? मैं आपके लिए तौलिया लाऊं? मैं हतप्रभ सी थी, क्या कहूँ और क्या न कहूँ। बालक की तरह असहाय से लग रहे थे सुशांत मुझे। मैंने तौलिया पकड़ा दिया, तब एकटक निहारते से लगे। मैंने नाश्ता प्लेट में सजाकर सामने रखा। खाया नहीं, बस देखते रहे, मात्र चम्मच चलाते रहे प्लेट में। आप लीजिए ना, मैंने खाने का आग्रह किया। वो मेरी ओर देखकर कहने लगे, कल एक डिपार्टमेंटल स्टोर में मेरी माँ मिल गई। वह अकेली थीं, इसलिए उन्होंने मुझे पुकार लिया। उन्होंने बड़े प्यार से मेरा हाथ पकड़ लिया था, लेकिन मैंने अपना हाथ छुड़ा लिया। सुशांत की बातें सुनकर मेरी तो सांस रुक सी गई। बरसों बाद माँ का स्पर्श कैसा सुखद लगा होगा सुशांत को। सहसा सुशांत दोनों हाथों में चेहरा छिपाकर बच्चे की तरह रो पड़े। मैं देर तक उन्हें देखती रही, फिर धीरे से सुशांत के कंधे पर हाथ रखा, सहलाती भी रही। काफ़ी समय लग गया उन्हें सहज होने में। मैंने ठीक किया ना? मेरा हाथ पकड़कर सुशांत बोले, आपने कहा था ना कि मुझे अपनी माँ को जीने देना चाहिए, इसलिए मैं अपना हाथ खींचकर चला आया। क्या कहती मैं, रो पड़ी थी मैं भी। सुशांत मेरा हाथ पकड़े रो रहे थे और मैं उनकी पीड़ा, उनकी मजबूरी देखकर रो रही थी। हम दोनों ही रो रहे थे।
कोई रिश्ता नहीं था हम में, फिर भी हम पास बैठे एक दूसरे की पीड़ा को जी रहे थे। सहसा मेरे सिर पर सुशांत का हाथ आया और थपक दिया। तुम बहुत अच्छी हो। जिस दिन से तुमसे मिला हूँ ऐसा लगता है कोई अपना मिल गया है। 10 दिनों के लिए शहर से बाहर गया था, इसलिए मिलने नहीं आ पाया। मैं टूटा फूटा इंसान हूँ। स्वीकार कर जोड़ना चाहोगी? मेरे घर को घर बना सकोगी? बस मैं शांति व सुकून से जीना चाहता हूँ। क्या तुम भी मेरे साथ जीना चाहोगी? डबडबाई आंखों से मुझे देख रहे थे सुशांत। एक रिश्ते की डोर को तोड़कर दुखी भी थे और आहत भी। मुझ में सुशांत क्या क्या तलाश रहे होंगे यह मैं भली भांति महसूस कर सकती थी। अनायास ही मेरा हाथ उठा और दूसरे ही पल सुशांत मेरी बाहों में समाये, फिर उसी पीड़ा में बह गए जिसे माँ से हाथ छुड़ाते समय जिया था। मैं अपनी माँ से हाथ छुड़ाकर चला आया। मैंने अच्छा किया ना शुभा, मैंने अच्छा किया ना? वह बार बार पूछ रहे थे। हाँ, आपने बहुत अच्छा किया। अब वह भी पीछे मुड़कर देखने से बच जाएंगे। बहुत अच्छा किया आपने। एक तड़पते बिलखते इंसान को किसी तरह संभाला मैंने। तनिक चेते तब खुद ही अपने को मुझसे अलग कर लिया। शीशे की तरह पारदर्शी सुशांत का चरित्र मेरे सामने था। कैसे एक साफ सुथरे सच्चरित्र इंसान को यूं ही अपने जीवन से चला जाने देती। इसलिए मैंने सुशांत की बाह पकड़ ली थी। साड़ी के पल्लू से आंखों को पोंछने का प्रयास किया तो सहसा सुशांत ने मेरा हाथ पकड़ लिया और देर तक मेरा चेहरा निहारते रहे। रोते रोते मुस्कराने लगे। समीप आकर धीरे से गर्दन झुकाई और मेरे ललाट पर एक प्रगाढ़ चुंबन अंकित कर दिया। फिर अपने ही हाथों से अपने आंसू पोंछ लिए। अपने लिए मैंने सुशांत को चुन लिया। उन्हें भावनात्मक सहारा दे पाऊंगी यह विश्वास है मुझे, लेकिन उनके मन का वह रिक्त स्थान कभी भर पाऊंगी ऐसा विश्वास नहीं, क्योंकि संतान के मन में माँ का स्थान तो सदा सुरक्षित होता है ना, जैसे माँ के सिवा कोई नहीं भर सकता। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे सुधा गुप्ता द्वारा लिखी हुई कहानी एक रिक्त कोना। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? कहानी के विषय में अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।